हेलो वेलकम बैक गाइस। तो आप सभी का स्वागत है जीएनएम स्पेशल के एक नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो हमारा मिडवाइफरी से ना होकर गायनेकोलॉजी से है, जो कि जीएनएम के सेक्शन बी के अंदर आता है। तो गायनेकोलॉजी के अंदर जो हमारा टॉपिक है वो है आज हमारा चैप्टर 1, जो कि है इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन के अंदर हमारे जो सिलेबस हैं उसमें हमारी 4 चीज़ें हैं, जिसमें कि आता है डेफिनेशन, हिस्ट्री, एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डेफिनेशन को ख़त्म करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो डेफिनेशन के अंदर देखें तो हमारा सबसे पहले आता है गायनेकोलॉजी। तो गायनेकोलॉजी क्या होता है? तो स्त्री के जननांगों और स्तन संबंधी जो रोग होते हैं उनका अध्ययन करना ही गायनेकोलॉजी कहलाता है। तो हमारा नेक्स्ट है फिर एमेनोरिया। जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, किसी महिला में अगर मासिक चक्र जिसको कि पीरियड भी बोलते हैं, तो अगर वो अनुपस्थित हो जाता है यानी कि वो नहीं आता है तो उसको एमेनोरिया बोलते हैं। फिर जो इसके अंदर आता है प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। तो यहाँ पे जो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल है उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि दोनों अलग अलग होते हैं और दोनों के जो अंतर होते हैं वो भी आप ध्यान से देख लीजिएगा। तो जो प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया होता है, इसमें जो 16 साल से पहले तक किसी को पीरियड नहीं आ रहा होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी फिजियोलॉजिकल एमेनोरिया। और इसमें ध्यान देने वाली एक बात यह है कि इसमें कोई भी बीमारी या फिर पेल्विस से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते हैं। फिर जो सेकेंडरी एमेनोरिया है, ये जो सेकेंडरी एमेनोरिया होता है इसके अंदर क्या होता है कि एक बार पहले नॉर्मल पीरियड शुरू हो चुका रहता है, उसके बाद बंद हो जाता है। पर इसमें एक चीज़ ये है कि 1 महीने अगर पीरियड नहीं आए तो उसको हम सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर नहीं रख देते हैं। कम से कम 6 महीने तक पीरियड बंद होना पड़ता है, तभी उसको सेकेंडरी एमेनोरिया के अंदर रखा जाता है। फिर इसके बाद आता है प्राइमरी पैथोलॉजिकल एमेनोरिया। तो इसमें क्या होता है कि महिला में 16 साल की उम्र होने पर भी मासिक चक्र की शुरुआत नहीं हो पाती है, मतलब पीरियड शुरू नहीं होता है, और इसके पीछे कोई पैथोलॉजिकल रीज़न होता है, या तो कोई इन्फेक्शन होता है या फिर कोई बीमारी होती है, उसके वजह से नहीं हो पाता है। फिर आता है क्रिप्टोमेनोरिया। क्रिप्टोमेनोरिया क्या होता है कि जब पीरियड तो महिला में शुरू होता है, जो उसका प्रोसेस होना चाहिए वो सब होता है, मतलब कि एंडोमेट्रियम की लेयर भी झड़ती है, टूटती है, ब्लड फ्लो भी होता है, परंतु जिस रास्ते से ब्लड निकलने वाला रहता है यानी कि जो रिप्रोडक्टिव कैनाल होता है उसमें कहीं कोई अड़चन आ जाने की वजह से ब्लड बाहर नहीं निकलता है, तो उसको बोलते हैं क्रिप्टोमेनोरिया। फिर होता है डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया को कहते हैं पेनफुल मेंस्ट्रुएशन। अगर किसी को पीरियड हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा पेनफुल हो रहे हैं तो उसको बोलते हैं डिस्मेनोरिया। फिर होता है मेनोरेजिया। तो मेनोरेजिया क्या होता है? तो मेनोरेजिया ये होता है कि मासिक धर्म के दौरान असामान्य रूप से अधिक मात्रा में और या अधिक टाइम के लिए जब ब्लड फ्लो होता है तो उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। मतलब ज़्यादा मात्रा में ब्लड भी निकल रहा है या फिर ज़्यादा टाइम तक ब्लड निकल रहा है, तो उसको बोलते हैं मेनोरेजिया। फिर अगर हम आगे बढ़ें तो फिर हमारा आता है एपिमेनोरिया। एपिमेनोरिया क्या होता है कि पीरियड का नॉर्मली जो टाइम होता है वो होता है 28 से 30 दिन, ठीक है। अगर टाइम घट जाए, किसी को 21 दिन के पहले ही पीरियड हो जाए, किसी को पीरियड हुआ 21 दिन से पहले ही पीरियड हो रहा है, टाइम अगर 21 दिन से भी कम हो जाता है तो उसको बोलते हैं एपिमेनोरिया, ठीक है। और इसी का उल्टा होता है ओलिगोमेनोरिया। ओलिगोमेनोरिया क्या होता है कि जब 28 से 30 दिन का टाइम जो नॉर्मल होता है उससे बढ़ के 35 दिन से भी ज़्यादा हो जाए तो उसको बोलते हैं ओलिगोमेनोरिया। फिर होता है हाइपोमेनोरिया। हाइपोमेनोरिया में क्या होता है कि जो ब्लड फ्लो होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है या फिर बहुत कम टाइम के लिए होता है। नॉर्मली 5 दिन तक ब्लड फ्लो होता है जो कि नॉर्मल होता है, पर किसी किसी को 1 ही दिन हो रहा है, 2 ही दिन हो रहा है, तो उसको बोलेंगे हाइपोमेनोरिया। फिर होता है मेट्रोरेजिया। मेट्रोरेजिया क्या होता है कि यूट्रस में होने वाले अनियमित तथा एसाइक्लिक ब्लीडिंग होता है। मतलब ये किसी साइकिल में नहीं हो रहा होता, रिपीट होकर नहीं हो रहा होता है, बस ब्लीडिंग होने लगता है, कभी भी ब्लीडिंग होने लगता है, तो उसको बोलते हैं मेट्रोरेजिया। फिर होता है डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। ये क्या होता है कि जब किसी डेमोन्स्ट्रेबल सर्जिकल और ऑर्गेनिक पैथोलॉजी की अनुपस्थिति में असामान्य रक्तस्राव होना, मतलब बिना किसी मतलब के रक्तस्राव होने लगता है, मतलब ना कोई उसके स्ट्रक्चर में दिक्कत आ रही है, ना ही कोई पैथोलॉजी है, ना ही कोई इन्फेक्शन है, लेकिन ब्लीडिंग हो रही है, तो उसको बोलते हैं डिसफंक्शनल यूटेराइन ब्लीडिंग। फिर होता है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी क्या होता है कि नियमित रूप से 1 साल या इससे अधिक समय तक बिना गर्भ निरोधक साधन का उपयोग करके
संभोग करने के बाद भी किसी महिला का गर्भधारण नहीं हो रहा है, यानी वो महिला प्रेग्नेंट नहीं हो रही है, तो उसको बोलेंगे इनफर्टिलिटी। इसमें 2-3 चीज़ें ध्यान देने वाली है। पहला है कि 1 साल से अधिक का टाइम होना चाहिए। दूसरा है कि किसी गर्भ निरोधक चीज़ का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तब इसको बोलेंगे इनफर्टिलिटी। फिर होता है प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी उसको बोला जाएगा जब महिला कभी भी प्रेग्नेंट हुई ही नहीं है, एक बार भी प्रेग्नेंट नहीं हुई है, तो उसको बोलेंगे प्राइमरी इनफर्टिलिटी। फिर सेकेंडरी इनफर्टिलिटी क्या होता है कि मान लो महिला एक बार प्रेग्नेंट हो चुकी है पहले कभी, पर इस टाइम कंटिन्यू 1 साल तक सेक्स करने के बाद भी वह महिला प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही है, तो उसको बोलेंगे सेकेंडरी इनफर्टिलिटी, क्योंकि ये सेकेंड टाइम ऐसा हो रहा है ऐसा। फिर अगर आगे बढ़ा जाए तो आगे फिर आता है हमारा असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है। इसमें क्या होता है कि ART वह तकनीक जिसके अंतर्गत संभोग की प्रक्रिया को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन द्वारा लैब में ओवम के फर्टिलाइजेशन द्वारा बाईपास किया जाता है। इसमें क्या होता है कि लैब के अंदर अगर कोई महिला है और उसे सेक्सुअल प्रोसेस के थ्रू प्रेग्नेंट नहीं होना है, तो उस प्रोसेस को बाईपास कर दिया जाता है। बाईपास मतलब कि उसको बीच से हटा दिया जाता है। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, तो पहला है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। तो ये क्या चीज़ होती है, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें कि सर्जिकल प्रोसेस द्वारा महिला को सर्जरी के द्वारा जो स्पर्म होता है उसको डायरेक्ट महिला के अंदर फर्टिलाइजेशन के लिए डाल दिया जाता है, या फिर लैब में ही महिला को ओवम को निकाल लिया जाता है, पुरुष के स्पर्म को ले लिया जाता है, दोनों को फर्टिलाइज किया जाता है ट्यूब में, जिसको कि इनवर्ट्रो फर्टिलाइजेशन भी कहते हैं। तो लैब में ही इसको फर्टिलाइज करके डायरेक्ट यूट्रस में इम्प्लांट कर दिया जाता है। तो इसको बोलते हैं असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, ART टेक्नोलॉजी। फिर इसके अगले आए तो फिर पेल्विक इन्फेक्शन। पेल्विक इन्फेक्शन क्या होता है कि फीमेल के जो अपर जेनिटल ट्रैक्ट होते हैं उसमें अगर इन्फेक्शन हो जाए, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब में इन्फेक्शन हो गया, या फिर ओवरी में, या फिर यूट्रस में, इन सब जगह में अगर इन्फेक्शन हो गया। और एक और जगह है पेल्विक पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या होता है कि ये बीच की जगह होती है, एनस और वेजाना के बीच की जगह होती है, उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। तो इन सब जगह पे अगर इन्फेक्शन होता है तो उसे बोलते हैं पेल्विक इन्फेक्शन। फिर होता है वेजिनाइटिस, नाम से ही पता चल रहा है कि वेजाना का इन्फेक्शन होता है तो उसको वेजिनाइटिस बोलते हैं। फिर होता है सेनाइल वेजिनाइटिस। सेनाइल वेजिनाइटिस में क्या होता है कि जब मेनोपॉज आ जाता है किसी महिला में, मतलब कि पीरियड आना उसे बंद हो जाता है, उसके बाद अगर वेजाइना में इन्फ्लामेशन होता है तो उसको बोलते हैं सेनाइल वेजिनाइटिस। फिर होता है बार्थोलिनाइटिस। बार्थोलिन एक ग्लैंड होता है जिसके बारे में मैंने बात किया था। तो बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो वेजाइना के पीछे होता है। तो बार्थोलिन ग्लैंड का अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसको बार्थोलिनाइटिस कहा जाता है। फिर होता है सर्विसाइटिस, नाम से पता चल रहा है एक सर्विस का इन्फ्लामेशन होगा। फिर सेल्पिंजाइटिस। सेल्पिंगो जो वर्ड होता है वो फैलोपियन ट्यूब के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि हिस्ट्रो वर्ड यूट्रस के लिए यूज किया जाता है। तो जो सेल्पिंजाइटिस है इसका मतलब फैलोपियन ट्यूब का इन्फ्लामेशन। इंडोमेट्राइटिस, यूट्रस की सबसे आंतरिक लेयर इंडोमेट्रियम का इन्फ्लामेशन, उसको बोलते हैं एंडोमेट्राइटिस। फिर होता है ओफेराइटिस। ओफेराइटिस क्या होता है, ओवरी का इन्फ्लामेशन। उसके बाद है हमारा पेल्विक एवेस्कस। पेल्विक एवेस्कस मतलब इन्फेक्शन के कारण अगर पेल्विक कैविटी में पस जमा हो जाता है तो उसको बोलते हैं पेल्विक एवेस्कस। तो अगर आगे बढ़ा जाए तो है हमारा सर्वाइकल एरोजन। सर्वाइकल एरोजन क्या होता है, एरोजन का मतलब होता है कटाव, ठीक है। तो जब कटाव होता है तो अंदर वाली लेयर बाहर आ जाती है, क्योंकि बाहर वाली लेयर कट के निकल जाती है। तो यही चीज़ सर्विक्स में होता है, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल एरोजन। तो मतलब वह असमान स्थिति जिसमें कि सर्विक्स के भीतरी भाग पर उपस्थित कोलुमिनार एपिथेलियम सेल जो कि भीतरी भाग पर उपस्थित होता है, बाहरी भाग पर स्थित स्क्वेमस एपिथेलियम द्वारा प्रस्थापित कर दी जाती है। प्रस्थापित मतलब अंदर वाली चीज़ का बाहर वाली चीज़ को रिप्लेस कर देना, मतलब बाहर वाली लेयर टूट जाती है तो वो बाहर वाली लेयर बन जाती है, तो उसको बोलते हैं सर्वाइकल एरोजन। मतलब इसका सिंपल सा मतलब यह है कि जो सर्विक्स है उसका ऊपर वाला लेयर कट के गिर जाता है, किसी तरह से कट जाता है, उसको बोलते हैं सर्वाइकल एरोजन। फिर होता है रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। रेट्रोवर्जन क्या होता है कि वह असमान स्थिति जब यूट्रस पीछे की ओर घूम जाता है और कॉर्पस का लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस, जो लंबवत एक्सिस जो होता है वो सर्विक्स के सीधे में आ जाता है। तो सीधा सा मतलब ये है कि जो
यूट्रस होती है वो सर्विक्स के ऊपर मुड़ी हुई रहती है, ये नॉर्मल है। पर अगर वो मुड़ा हुआ नहीं हो कि सीधा हो जाए, सर्विक्स के सीध में आ जाए, तो उसको बोलेंगे रेट्रोवर्जन ऑफ यूट्रस। फिर होता है रेट्रोफ्लेक्शन ऑफ यूट्रस। रेट्रोफ्लेक्शन क्या होता है? यूट्रस के कॉर्पस का पीछे की ओर मुड़ जाना। अगर यूट्रस का जो कॉर्पस है वो पीछे की तरफ घूम जाता है तो उसको बोलते हैं यूट्रस का रेट्रोफ्लेक्शन है। फिर अगला हमारा है जेनाइटल प्रोलैप्स। तो प्रोलैप्स क्या होता है कि जनना सहायक संरचनाओं के कमजोरी के कारण फीमेल के जननांग जैसे कि वेजाइनल वॉल और यूट्रस का अपनी सामान्य स्थिति से नीचे की ओर खिसक जाना, मतलब जो उसको सपोर्ट करने वाले मसल हैं अगर वो सही से काम नहीं करते हैं तो उसको सही से सपोर्ट नहीं दे पाते हैं तो वो नीचे की ओर खिसक जाता है, तो उसको बोलते हैं जेनाइटल प्रोलैप्स। फिर होता है रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी तो सभी को पता होगा कि किसी बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए अगर रेडिएशन का यूज किया जाता है तो उसको रेडियोथेरेपी बोलते हैं। तो इसमें कौन से रेडिएशन का यूज किया जाता है? आयोनिक रेडिएशन का। फिर है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी नाम सभी ने सुना है, पता सभी को है। तो इसका डेफिनेशन क्या है कि वह उम्र जब महिला में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, तो महिला में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होता है, जैसे कि जो ब्रेस्ट का साइज है वो बढ़ने लगता है और बॉडी के जेनाइटल पार्ट्स पे हेयर आने लगते हैं, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो होने लगती है। और जेनाइटल ऑर्गन का फंक्शनल अवस्था में आ जाना, जो जेनाइटल ऑर्गन होते हैं वो फंक्शनल अवस्था में आ जाते हैं, मतलब कि जो पीरियड्स वगैरह आना शुरू हो जाती है, ओवरी फंक्शन करने लगती है, तो उसको बोलते हैं प्यूबर्टी। फिर आगे देखें तो मीनार्चे। मीनार्चे क्या होता है? फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसको मीनार्चे बोला जाता है और लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड जो होता है उसको मेनोपॉज बोला जाता है। फिर होता है प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। प्रिकॉशियस प्यूबर्टी क्या होता है कि अगर किसी महिला में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स 8 साल से पहले दिखने लगे, मतलब कि उनके ब्रेस्ट का ग्रोथ 8 साल से पहले ही हो रहा है किसी महिला में, तो उसको बोलते हैं प्रिकॉशियस प्यूबर्टी। या फिर उसका जो पीरियड है वो 10 साल से पहले ही शुरू हो जाए, तो किसी फीमेल में अगर 10 साल से पहले ही पीरियड शुरू हो रहा है तो उसको बोलेंगे प्रीकॉशियस प्यूबर्टी। तो आगे देखा जाए तो ये कुछ और डेफिनेशन बचे हुए हैं, जिसमें कि है एंडोमेट्रोसिस। एंडोमेट्रोसिस क्या होता है कि यूट्राइन म्यूकोसा के अलावा किसी अन्य स्थान पर फंक्शनिंग एंडोमेट्रियम की उपस्थिति। तो ये क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जो एंडोमेट्रियम लेयर है उस पर म्यूकस सेक्रेट होता है और उसी लेयर पे, एंडोमेट्रियम लेयर पे ही आप सबको पता होगा कि बच्चे का ग्रोथ वहीं पे होता है, क्योंकि जब फर्टिलाइज्ड ओवम आता है तो वहीं पे जाके इम्प्लांट होता है, जिससे कि वहाँ पे उसका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है। पर यही फंक्शन अगर यूट्रस के एंडोमेट्रियम लेयर के अलावा किसी और जगह पे होने लगे तो उसको बोलते हैं एंडोमेट्रोसिस। फिर होता है जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला। फिस्टुला का मतलब है कि कनेक्शन बन जाना या फिर छेद हो जाना। तो इसमें क्या होता है कि जो जेनाइटो और यूरिनरी, मतलब जो जेनाइटल पाथ है यानी वेजाइना, और यूरिनरी पाथ मतलब जिससे कि यूरिन पास होता है, तो उन दोनों पास के बीच में अगर कनेक्शन बन जाता है तो उसको बोलते हैं जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला। इसमें लिखा हुआ है कि मूत्रीय तथा जनन नाल के मध्य असामान्य कम्युनिकेशन जो हो जाता है उसको बोलते हैं जेनाइटो यूरिनरी फिस्टुला। फिर होता है डायलेशन एंड क्यूरेटेज। तो डायलेशन क्यूरेटेज एक मेथड है, तो इसका क्या यूज़ किया जाता है, तो इस ऑपरेशन प्रक्रिया के दौरान पहले सर्वाइकल कैनाल का डायलेशन किया जाता है, मतलब उसको सर्वाइकल कैनाल जो है उसको फैलाया जाता है, और फिर यूट्राइन क्यूरेटेज किया जाता है। तो यूट्राइन क्यूरेटेज का मतलब होता है कि उसके अंदर जो चीज़ें हैं उसको सही किया जाता है। तो ये चीज़ें मेनली यूज होती है, एबॉर्शन में भी यूज हो सकती है और किसी सर्जरी में भी यूज हो सकती है। तो अगला जो हमारा टर्म है वो है हिस्टेरियोसल्पिंगोग्राफी। तो इन सबको अगर अलग से देखा जाए तो हिस्टेरियो का मतलब, जो हिस्टेरियो है उसका मतलब होता है यूट्रस, जो सल्पिंगो है उसका मतलब होता है फैलोपियन ट्यूब, एंड जो ग्राफी है इसका मतलब होता है अध्ययन करना। तो अगर इसको पूरा मिला के देखा जाए तो इसके अंतर्गत यूट्रस और फैलोपियन ट्यूब, इसके आंतरिक संरचना का रेडियोग्राफी तरीके से अध्ययन किया जाता है। फिर होता है क्रायो सर्जरी। क्रायो का मतलब होता है ठंडा करना। तो क्रायो सर्जरी में क्या किया जाता है कि इसके अंतर्गत फ्रीजिंग द्वारा शरीर के असामान्य ऊतकों को नष्ट किया जाता है। तो जो टिश्यू है वो सही नहीं है उसको फ्रीजिंग के द्वारा यानी ठंडा करके उसको नष्ट कर दिया जाता है। फिर होता है पेरिनियोप्लास्टी। पेरिनियोप्लास्टी क्या होता है कि जब बेबी डिलीवर होता है तो उस टाइम पे जो पेरिनियम वाला भाग है, मतलब जो पतली सी लाइन होती है जो कि वेजाइना और एनस को सेपरेट करती है, वो लाइन कभी कभी फट जाती है या फिर कभी कभी उसको कट लगा के और बच्चे को डिलीवर किया जाता है। तो उसको फिर से रीस्टोर करना
उसको बोलते हैं पेरिनियोप्लास्टी। तो इसको जो है मेनली सेक्सुअल फंक्शन को एडिक्वेट बनाने के लिए किया जाता है, मतलब सेक्सुअल फंक्शन को ज़्यादा और अच्छा बनाने के लिए किया जाता है। बनाने के लिए जो पेरिनियम है उसका पुनर्निर्माण करना। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पेरिनियम है उसको कोई नुकसान होता है तो उसको फिर से, और ये ज़्यादातर सर्जरी जो है भी ये कॉस्मेटिक्स वाले भी इस सर्जरी को करवा रहे हैं। और फिर इसका जो अगला टर्म है वो है हिस्टेरेक्टोमी। हिस्टेरेक्टोमी जो कि बहुत सारे लोगों को पता होगा कि ये सर्जिकल प्रोसेस द्वारा अगर यूट्रस को काट के हटा दिया जाता है तो उसको बोलते हैं हिस्टेरेक्टोमी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।